हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। 5 जुलाई 1989 का दिन था। मूसलाधार बरसात हो रही थी। थाने में बरसात के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। पूरा थाना टपक रहा था। फाइलों को कहाँ रखें, एक सुरेंद्र थानेदार से पूछ रहा था। मेरे सिर पर रख दे, ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह सरकारी भवन नहीं है। थानेदार गुस्से से चिल्लाया। बेचारा सुरेंद्र साहब का रौद्र रूप देखकर भाग गया। थानेदार कपिल सिंह कुछ सोचता कि थाने के रिकॉर्ड को कैसे बचाया जाए। इतने में थाने में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सरकारी गाड़ी देखकर सबका ध्यान उधर जाता ही है, इसलिए कपिल सिंह का ध्यान भी उधर गया। गाड़ी में से एक खूबसूरत महिला उतरी और सीधी कपिल सिंह के पास आ गई। एक रिपोर्ट लिखानी है। उस महिला के चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। बरसात से मांग का सिंदूर थोड़ा मिट गया था, मगर वह बता रहा था कि महिला विवाहित है। बताइए, क्या रिपोर्ट लिखाना चाहती हैं आप? मेरे पति रोहतास शर्मा वन विभाग में वन अधिकारी हैं। वे कल रात से घर नहीं लौटे हैं। महिला ने अपनी शिकायत बताई। अब कपिल सिंह के चौंकने की बारी थी। वह रोहतास शर्मा को जानता था। जिला कलेक्टर के यहाँ मीटिंग में 1-2 बार मुलाकात हुई थी। भले अधिकारी हैं, रिपोर्ट लिखाने वाली स्त्री उनकी पत्नी है। यह जानकर कपिल सिंह ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया और सुरेंद्र को एक गिलास पानी लाने को कहा। थाने में इस तरह सबका स्वागत नहीं होता है जैसा रूपा शर्मा का हुआ था। रेखा थोड़ी आत्मीयता पाकर बिलख पड़ी। अरे अरे, रोइए मत मैडम, अभी आपकी रिपोर्ट लिखकर साहब को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे हम लोग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लीजिए, चाय पी लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, कपिल सिंह ने पूरी हमदर्दी दर्शाते हुए कहा। रूपा चाय पीने लगी। फिर उसने रिपोर्ट भी लिखा दी और थानेदार को दे दी। कपिल सिंह ने रूपा के हस्ताक्षर रजिस्टर में करवाए और कहा, आप इसे अन्यथा मत लीजिए मैम, हम कुछ पूछताछ करेंगे जिससे आपकी पति को शीघ्र ढूंढा जा सके। उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगी। रूपा ने सहमति दे दी। रोहतास जी कब से घर नहीं लौटे हैं? कल शाम को खाना खाकर सामने पार्क में घूमने चले गए थे, बस उसके बाद लौटे ही नहीं। पहले तो मैं इंतज़ार करती रही कि अब आएंगे, अब आ जाएंगे, मगर जब रात के 11 बजे तब तक भी नहीं आए तो मैं ड्राइवर के साथ उन्हें पार्क में ढूंढने गई, मगर वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर मैंने अपने आसपास का सारा मोहल्ला छान मारा, मगर शर्मा जी कहीं नहीं दिखे। ना जाने धरती निगल गई या आसमान खा गया उन्हें। कहते कहते रूफा फपक पड़ी। देखिए देखिए, रोइए मत, आप थोड़ा धैर्य रखिए मैम, सब ठीक हो जाएगा। ये बताइए कि किसी ने उनकी दुश्मनी थी क्या? रूपा ने इनकार में सिर हिला दिया। ऑफिस में किसी से कोई कहा सुनी हुई थी उनकी? वन विभाग के किसी ठेकेदार या माफिया से? मेरी जानकारी में नहीं साहब, वे तो कभी मुझसे भी नहीं लड़ते थे, तो किसी और से क्या लड़ेंगे? रूपा सुबकते हुए बोली। किसी से कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था उनका? थानेदार ने संकोच करते हुए पूछा। नहीं साहब, वे तो मुझे बेइंतहा चाहते थे और मुझे तो याद नहीं है कि उन्होंने कभी किसी लड़की को गौर से भी देखा हो। रूपा नीचे गर्दन किए हुए बोली। अब थानेदार सोच में पड़ गया। इनमें से एक भी कारण नहीं तो फिर क्या बात हो सकती है? कहीं आप दोनों में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ था कल? नहीं साहब, वे तो लड़ना जानते ही नहीं थे। फिर हम दोनों में झगड़ा क्यों होगा? कोई प्रॉपर्टी को लेकर या घर बाहर के किसी व्यक्ति से कोई केस तो नहीं चल रहा था उनका? मेरी जानकारी में तो नहीं साहब, हमारा किसी से कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर केस कैसे चलेगा? वो तो ठीक है मैडम, पर उनका घर से बाहर जाने का कोई कारण तो होगा। बिना कारण तो कुछ नहीं होता है ना, ये तो आप अच्छी तरह जानती होंगी। अच्छा, उनका कोई फोटोग्राफ है क्या आपके पास? जी, मैं साथ ही लाई हूँ। और रूपा ने अपने पर्स में से एक फ़ोटो निकाल कर दे दिया। ठीक है मैडम, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका भी अगर कोई सुराग मिले तो हमें अवश्य सूचित करना। जी बेहतर है, कहकर रूपा शर्मा कहाँ वहाँ से अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर चली गई। वन विभाग में हड़कंप मच गया। एक इतना बड़ा अधिकारी कैसे और कहाँ गायब हो गया? वह खुद निकला है या उसका अपहरण हुआ है? अनेक सवाल थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षक को सख्त हिदायत दे दी कि उन्हें जल्दी ढूंढें। जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले की टीम को
काम पर लगा दिया। आखिर एक बड़े अधिकारी के गायब होने का मामला था। सारे पुलिस स्टेशनों में रोहतास का फोटो भेज दिया गया जिससे कोई सुराग हाथ लग सके। पिछले दिनों जितनी लावारिस लाशें मिली थी सबका मिलान कर लिया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिरौती के लिए अपहरण करने वालों का भी टटोला पर वहाँ से भी कोई सकारात्मक समाचार नहीं मिला। पूरा पुलिस महकमा परेशान था। जनता में भी काफ़ी आक्रोश था और मीडिया भी इसे लेकर बार बार सरकार की कानून और व्यवस्था की लचर होती जा रही थी, व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी। इसलिए सरकार पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पूरे जिले का पुलिस स्टाफ बदल डाला। नए पुलिस अधीक्षक ने नए सिरे से काम करना प्रारंभ किया। रोहतास के ऑफिस में सघन पूछताछ की गई मगर कोई क्लू नहीं मिला। रोहतास की पत्नी रूपा से भी कड़ी पूछताछ की गई मगर यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आस पड़ोस में भी सब लोगों से पूछताछ की गई लेकिन वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सिर्फ इतना पता चला था कि रोहतास शर्मा बहुत अच्छे इंसान थे और वे बहुत नम्र, नेक दिल और बहादुर इंसान थे। किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे गुस्सैल थे, भ्रष्ट थे या चरित्रहीन थे। गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस घटना को घटित हुए 8 साल हो चुके थे। रूपा अपने दोनों बच्चों को लेकर कभी पुलिस स्टेशन जाती, कभी पुलिस अधीक्षक से मिलती, कभी वन विभाग के अधिकारियों से मिलती तो कभी मंत्रीगणों से मिलती। 1-2 बार मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी थी वह मगर कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह थक हार के बैठने वाली नहीं थी। सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटना बंद नहीं किया उसने। उसका दिल कह रहा था कि एक न एक दिन उसका पति रोहतास आएगा और अवश्य आएगा। उसने अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी मांग में सिंदूर अभी भी चमकता रहता था। जब तक सांस है तब तक आशा, इस कहावत पर विश्वास करती थी रूपा। वह भगवान के दर पर रोज अर्जी लगाती थी। खंडवा जिले में फिर से नए पुलिस अधीक्षक आए। नाम था गगन मिश्रा। रूपा उनसे मिलने गई। सर, मेरे पति को गायब हुए 8 साल हो गए हैं। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है पुलिस विभाग को। अब आप ही बताइए कि मैं और कितने दिन इंतज़ार करूं। मेरे बच्चे पूछते हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। 8 साल से मुझे ना तो पेंशन मिली और ना ही तनख्वाह। फिर आप ही बताइए कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट कहाँ से भरूं। कहते कहते रूपा फट पड़ी थी। उसके आंसू भर भरा कर गिर पड़े थे। उसका चित्कार सुनकर पूरा स्टाफ एसपी साहब के चैम्बर में आ गया था। एसपी गगन मिश्रा का दिल भी द्रवित हो गया था। आखिर एक औरत को कब तक सब्र करे, कोई तो सीमा होगी। गगन को यह केस बहुत अनोखा लगा। उसने 2 महिला कांस्टेबल बुलवाए और उन्होंने कहा, मैडम को एक गिलास पानी पिलवाओ। मुझे नहीं पीना यहाँ का पानी वानी। मैं यहाँ कोई पानी पीने नहीं आई हूँ, अपितु अपने पति की जानकारी लेने आई हूँ। यह सहानुभूति का नाटक करना बंद करो और मेरे पति को तलाश कर मुझे दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ साहब। रूपा गगन मिश्रा के चरणों में गिर पड़ी। गगन मिश्रा विचलित हो गए। महिला अधिकारी को बुलाकर रूपा को सांत्वना देने के लिए कहा और वे इस केस की फाइल पढ़ने लगे। इस केस की फाइल उनके कार्यालय में तफ्तीश बंद करने हेतु आई थी। 8 साल तक पता नहीं चलने पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है और कोर्ट को भेज दी जाती है। कोर्ट यदि इस रिपोर्ट को मान लेती है तो गायब अधिकारी मृत्यु होना मानकर उसके विविध वारिसों को समस्त पैसा दे दिया जाता है और पेंशन चालू हो जाती है। 8 साल में बस 1 माह ही रह गया था। गगन मिश्रा ने पूरी फाइल पढ़नी आरंभ कर दी। इस केस की जांच पहले थाने ने ही की थी। जब वह कुछ नहीं कर पाई तो डीएसपी को जांच दी गई। वह भी कुछ नहीं कर पाए तो स्पेशल सेल को जांच सौंपी गई। उससे भी केस हल नहीं हुआ तो जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई। पर दुर्भाग्य की क्राइम ब्रांच भी ये केस हल नहीं कर सकी। गगन को लगा कि केस में कोई दम नहीं है। ले देकर सक्की सुई रूपा पर ही जाकर टिकती थी। रूपा से सारी टीमों ने पूछताछ कर ली थी। उसके बयान हर बार एक जैसे ही थे, इसलिए उससे अब और पूछताछ करना उचित नहीं लगता था। वैसे भी मीडिया में पुलिस की छवि बहुत खराब बन गई थी। रूपा को गिरफ्तार करना बहुत जोखिम वाला काम था। गगन ने ठंडे दिमाग से सोचा और 3 कांस्टेबल को बुलाया और उन्हें रूपा के मकान पर निगरानी रखने के लिए कह दिया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे सादे कपड़ों में रहेंगे। इस तरह निगरानी करो कि रूपा को पता नहीं चल पाए। तीनों जने 8-8 घंटे की ड्यूटी बांट लो और मुझे सीधे रिपोर्ट करोगे, समझे? यस सर। 3 दिन बाद एक सिपाही ने कहा कि रूपा से मिलने एक व्यक्ति आया था रात में और वह सुबह होने से पहले चला गया था। यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी। गगन की मेहनत कुछ काम आने लगी थी। उस पर और गहन निगाह रखने की हिदायत दे दी गई। दूसरे दिन उस सिपाही ने बताया कि वह आदमी एक बार फिर आया था। उस आदमी के बारे में पता किया तो वह आदमी रिहान बताया गया। गगन ने थानेदार को तुरंत आदेश दे दिया कि वह रिहान को उठाकर ले आए। थानेदार ने रिहान को उठा लिया और पूछताछ करने लगा।
उधर रिहान के घरवाले अपने समुदाय के सैकड़ों लोगों को साथ लेकर थाने पर आ गए और थाने का घेराव कर लिया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। इतने में मीडिया भी आ गया। सरकार और पुलिस पर आरोप लगाने लग गया कि एक सांप्रदायिक सरकार धर्मनिरपेक्ष लोगों को नाजायज परेशान कर रही है। गगन ने इन बातों से बिल्कुल नहीं डरा और उसने एक टीम रिहान के घर की तलाशी के लिए भेज दी। रिहान के पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। चूंकि सारा मोहल्ला थाने पर एकत्रित था, इसलिए रिहान के घर की तलाशी लेने में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, केवल एक फ़ोटो मिला जो रिहान के निकाह का था। उस फोटो में एक लड़की के बुर्के में रिजवान के साथ थी। उस लड़की की बस आंखें ही दिखाई दे रही थी और बाकी चेहरा बुर्के में छुपा हुआ था। गगन उन आंखों को देखकर थोड़ा चौंका। वे आंख कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डाला, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। रिहान के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वह रोहतास शर्मा का ड्राइवर था। इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि रिहान और रूपा के मध्य कोई न बात थी। रिहान रूपा से मिलने रात में क्यों आता था, इसकी पूछताछ रूपा से आवश्यक करनी थी। गगन ने रूपा को उठवा लिया। रूपा से पूछताछ की गई तो रूपा बोली, रिहान उनका विश्वसनीय ड्राइवर था। जब किसी का कोई सहारा नहीं मिला तब रिहान ही उनकी मदद कर रहा था। चूंकि वह दिन भर ऑफिस में ड्यूटी देता था, इसलिए कभी कभी रात में आकर उनके लिए सामान दे जाया करता था। रूपा की कुटाई भी की गई, मगर रूपा अपने बयानों से टस से मस नहीं हुई। गगन परेशान हो गया। वह दूसरे कमरे में चला गया। वहां पर रूपा के दोनों बच्चे खेल रहे थे। गगन को उन बच्चों में क्लू नजर आया। वह उन बच्चों के साथ खेलने लग गया। थोड़ी देर में दोनों बच्चे उससे हिल मिल गए। गगन ने दोनों बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान और नमकीन मंगवाए। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चे ने कहा, थैंक यू अंकल। तो छोटे बच्चे ने कहा, अंकल मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप सच सच बताओगे? हाँ बेटे, बिल्कुल सच बताएंगे। कहो क्या बात है? अंकल आप हमें रिहान अंकल से बचा लेना। अब चौंकने की बारी गगन की थी। उसने छोटे बेटे से, जो कि लगभग 8-9 साल का था, को अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ जरूर बचा लेंगे, पर ये तो बताओ कि तुम्हें रिहान अंकल से डर क्यों लगता है? रिहान अंकल बहुत बुरे हैं। वे मुझे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि वे मुझे वहीं पहुंचा देंगे जहां उन्होंने मेरे पापों को पहुंचाया था। मासूम बच्चे ने बहुत बड़ा क्लू गगन को दे दिया था। मतलब रिहान ने रोहतास की हत्या कर दी थी। पर क्यों? ये बात इन बच्चों को पता नहीं थी, क्योंकि तब ये बहुत छोटे थे। इसका मतलब है कि रूपा और रिहान में कोई संबंध पहले से था। जब उसका पता रोहतास को पता चला, उसकी हत्या कर दी गई और लाश कहीं ठिकाने पर लगा दी गई। अचानक गगन को रिहान के निकाह की फोटो याद आ गई। उसके बुर्के वाली महिला की आंख रूपा की आंखों से मिलती जुलती लगी। अब तो स्थिति साफ हो गई थी, मगर कोई सबूत नहीं था। गौतम ने वह फोटो दोबारा मंगवाई और गौर से देखा तो स्पष्ट हो गया कि वह रूपा ही है। उसे उस दिन की रूपा याद आई जो कितना नाटक कर रही थी उसके कार्यालय में। पूरा आसमान सिर पर उठा लिया था उसने। उसने रूपा को थाने बुलवा लिया और 4-5 महिला सिपाहियों से उसकी खूब पिटाई करवाई, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। पिटते पिटते कई बार बेहोश हो गई, मगर वह यही कहती रही कि रिहान से उसका कोई संबंध नहीं है और रोहतास की हत्या ना तो उसने की थी और न रिहान ने की थी। गगन ने रिहान को फिर से उठवाया और इस बार उसकी अच्छी खातिरदारी की गई तो रिहान टूट गया और उसने रोहतास की हत्या करना कबूल कर लिया। रूपा को रिहान के सामने बिठाकर रिहान के बयान दर्ज किए गए। तब रूपा ने पहली बार जबान खोली। रिहान सरकारी ड्राइवर था और साहब की गाड़ी चलाता था। साहब दौरों में कई कई दिनों तक बाहर रहते थे। पीछे से रिहान उनका ध्यान रखता था, घर का छोटा मोटा काम कर देता था, बच्चों को खिलाता था। कब वे दोनों पास आ गए पता ही नहीं चला। एक दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। रोहतास दौरे पर थे, बच्चे डर रहे थे, तो मैंने रिहान को घर पर सोने के लिए कह दिया था। उस दिन हम दोनों पहली बार शारीरिक संबंध बने थे। फिर तो यह सिलसिला चलता गया। एक दिन रोहतास दौरे पर गए थे तो उस रात रिहान घर पर ही सो गया। इतने में रोहतास आ गए और हम दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वह दृश्य देखकर रोहतास पागल हो गया और वह रिहान को मारने लग गया। रोहतास रिहान के खून का प्यासा लग रहा था। रोहतास का रौद्र रूप देखकर मैं डर गई और एक लकड़ी से रोहतास के सिर पर पीछे से प्रहार कर दिया। रोहतास गिर पड़ा और अचेत हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी। रोहतास को जब होश आएगा तब क्या होगा? वह तो रिहान को मार डालेगा और मैं रिहान के बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने रिहान को रोहतास को मारने के लिए कह दिया। रिहान ने एक तार से रोहतास का गला घोंट दिया और वह मर गया। फिर रिहान और उसके भाई आज़ाद ने लाश ठिकाने लगा दी। दोनों के बयान कलमबद्ध करने के बाद आज़ाद को उठाया गया। उसने बड़ी जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से जब पूछा कि लाश कहाँ ठिकाने लगाई तो उनकी बात सुनकर एसपी साहब दंग रह गए।
नेशनल हाईवे पर पुल बनाने का काम चल रहा था। उन दिनों खंभा के लिए गहरे गड्ढे खोद रखे थे, लगभग 18 फुट गहरे। 7वें गड्ढे में राजेश की लाश फेंक दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे किसी को पता नहीं चले। उसके बाद उस पर पुल बन गया। बड़ी बड़ी क्रेन मंगवाई गई और 7वां पुल खुदवाया गया। लगभग 20-22 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ा। तब एक नरकंकाल मिला। वह नरकंकाल रोहतास का ही था, इसलिए डीएनए जांच करवानी आवश्यक थी। डीएनए जांच रिपोर्ट आ गई, जिससे सिद्ध हो गया कि वह कंकाल रोहतास शर्मा का था। इन 8 वर्षों में रूपा ने अपना धर्म बदलकर अपना नाम शबनम रख लिया। रेहान चूंकि पहले से विवाहित था, इसलिए रूपा ने उसकी दूसरी बीवी होना मंजूर कर लिया, लेकिन उसने छुपकर निकाह किया था। समाज में वह रूपा रोहतास शर्मा बनकर ही रह रही थी और मांग में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह सब पहनकर रह रही थी। अभिनय भी शानदार कर लेती थी वह, मगर सत्य तो एक दिन बाहर आ ही जाता है। तीनों पर मुकदमा चला और रूपा और रेहान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन ही है अभी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वरन एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की है। रूपा ने अपने पति के साथ छल किया था, जिसका अंजाम वह भुगत रही है, मगर इस छल में रोहतास मारा गया और दोनों बच्चे अनाथ हो गए। एक छल ने एक हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।